हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम जो लेकर आए हैं आपका हिंदी का जो है कि ये आपका 24 तारीख का होने वाला पेपर हिंदी का। ये बहुत वायरल पेपर है। 801 HF का आपको वीडियो तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट इसमें जो है कि आपको पूरी से पूरी जो है कि सॉल्यूशन आपका 100% जो है इसमें कराया जा रहा है 801 HF का। तो आप यदि इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो लगभग जो है कि आपको 95% से ऊपर तक का मार्क मिल सकता है। ठीक है, ये 95% यहाँ पर आपको मिल सकता है। और लगभग ये पेपर जो है आपका 70 मार्क का पूर्णांक का है और इसको लगने में 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। 2025 का वायरल पेपर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इनको क्या करना है, इसमें अपने दोस्तों को शेयर करना है। इसमें अनुक्रमांक और नाम जो है कि आपको भरना है। ये कोड नंबर है 801 HF का। तो ये इंपॉर्टेंट पेपर है, वायरल पेपर है इसमें। और ये पूर्णांक अपना 70 मार्क का है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय इसमें आपको पूरा दिया जाता है। तो इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो कमज़ोर बच्चा है, कमज़ोर दोस्त हैं आपको, उनके पास भी शेयर करें। आइए कुछ निर्देश यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रारंभिक के 15 मिनट जो है कि परीक्षार्थियों को हर प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम करेंगे कि यहाँ पर देखिए दूसरा जो है कि ये पॉइंट इसमें दिया, प्रश्न पत्र 2 खंड में मिलता है आपको, अ तथा खंड ब में विभाजित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए ध्यान से प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, तीसरा है कि प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिससे सही विकल्प करके OMR शीट पर आपको क्या करना है, बॉल पेन से भरना है। ठीक है ना, उसको पूरा रूप से काला करना है। बहुविकल्पी के लिए आप जानते ही हैं कि इसे 20 मार्क का जो है कि बहुविकल्पी रहता है। तो 20 मार्क के लिए बहुविकल्पी में आपको जो टाइम दिया जाता है, तो ये लगभग जो है कि आपकी पूरी तरह से तैयारी रहती है। तो लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा हो जाता है। ठीक है ना, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा हो जाता है। इसके बाद जो शेष टाइम बचता है तो आप उसको जो है बड़े जो है कि किसमें प्रश्नों में आप लगा सकते हैं। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए जो है कि एक एक अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, एक एक अंक निर्धारित किया है, इसलिए 20 प्रश्न है तो आपका 20 जो है कि अंक इसमें मिल जाता है। इस तरह से 20 में से 20 आपको जो है कि अच्छी तरह से तैयारी यहाँ पर कर लेते हैं तो 20 में से 20 मिलने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ पे प्रश्न पत्र देखिए आगे जो है कि 5वां दिया है कि खंड अ के प्रश्न हेतु जो है कि इसमें आप ब के प्रश्न हेतु करने के लिए 2 घंटे का समय आपको निर्धारित है। मतलब खंड अ और ब में आपको 2 घंटे उसमें दी गई है। तो उसमें 2 घंटे में आप जो है कि उसको कर सकते हैं। जो टाइम उसमें बचता है आपका बहुविकल्पी में, लगभग 5 मिनट बहुविकल्पी में लगता है। उसके बाद जो शेष समय रहेगा तो आप क्या करेंगे, ये ब के लिए और अ के लिए आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए। 6वां ये पॉइंट आपका है। तो सबका जो है अंक आपको उसके सामने निर्धारित किया जाएगा। लगभग 1 मार्क, 2 मार्क, 4 और 6 मार्क का आपका ये प्रश्न यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो है कि आपका पेपर जो है कि इस तरह से जो 24 फरवरी को होने वाला जो पेपर है, तो इसमें जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न पहला जो है खंड और यहाँ से शुरुआत होता है। और इसमें पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न को यहाँ पर पढ़ेंगे, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। ठीक है ना, प्रश्न नंबर पहला है। ठीक है ना, वैदेही वनवास के रचनाकार, इसमें ऑप्शन दिया है, ए मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और सियाराम शरण गुप्ता। 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में इसमें एक आपका आंसर जो है कि ये सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ये आपका उत्तर है। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है कि हम उसको पढ़ेंगे, प्रयोगवाद के कवि है। ठीक है, यहाँ पर प्रयोगवाद के कवि हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन भूषण जी है, अज्ञेय है, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आपका लगभग जो है कि 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ पे अज्ञेय, ये जो है कि आपका प्रयोगवाद के कवि है, अज्ञेय। ठीक है, इस तरह से ये आपका उत्तर है। यहाँ पर तीसरा जो है कि हम पढ़ेंगे, भाव विलास के रचनाकार हैं। ठीक है, भाव विलास के रचनाकार हैं। यहाँ पर है, पहला ए है देव है, दूसरे बिहारी जी है, चिंतामणि और मोतीराम जी। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें आपको जो है कि देव इसका उत्तर जो है आपका है, जबकि ये भाव विलास के रचनाकार हैं। इस तरह से आपका चौथा जो प्रश्न है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है, ये 1 मार्क का प्रश्न है। ठीक है ना, 1 मार्क का उत्तर यहाँ पर देना है ऑप्शन में। तो ये आपका करेंगे, पदकर की है, बिहारी की है, भूषण की है, मोतीराम जी की है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, भूषण की, ये आपका छत्रसाल की दशक की रचना है। 5वां प्रश्न जो है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। इसमें पहला जय शंकर प्रसाद जी, गिरजा कुमार माथुर जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इसमें 4 आपको ऑप्शन आपका दिया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये आपका 1 मार्क इस तरह से पूरी तैयार हो जाती है। 6वां यहाँ पे दिया है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ठीक है ना, तो इस तरह से पहला ए जीवनी है, आत्मकथा है, सी जो है रेखा चित्र और डी एकांकी। ये 1 मार्क का प्रश्न है यहाँ पे। तो इसमें देखिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन आपका जो है कि इसका है, ये आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण ये आपका आत्मकथा है। ठीक है, अब इस तरह से 7वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास और कमलेश्वर। ये 4 ऑप्शन 1 मार्क के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि आपका उत्तर जो है कि इस तरह से आप जो है कि ये श्याम सुंदर दास पे आपको ट्रिक करना है। ये आपका जो है 1 मार्क का प्रश्न और उत्तर आपको मिल जाता है। अब देखिए आगे हम जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के पास, जिससे उनकी सहायता हो पाए। 8वां प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, ये भी 1 मार्क का प्रश्न है। ए, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आकाशदीप कहानी के लेखक राजकुमार वर्मा जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचनात्मक और साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद रखूं निबंध के लेखक। ठीक है ना, ये प्रसाद जी का है, जनशंकर प्रसाद। तो इसलिए जो है कि शशांक रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि आकाश ये शशांक रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है ना, ये तो नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं, आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा है। ठीक है, ये भी नहीं है। तब इस तरह से आगे जो पढ़ते हैं, इसमें करें कि कौन सा कथन सही है, ये चीज़ हमको निकालना है। ठीक ना, अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना, ये आपका जो कि ये भी सही नहीं। तो इसलिए अब देखो, क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये जो है आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो ये भी जो कि सही नहीं है। ठीक है ना, गलत है। अब यहाँ पे क्या बोलूं और क्या याद रखूं, तो ये तो ऑप्शन क्लियर हो गया कि जब 3 उसमें नहीं है तो ये लास्ट वाला जो है कि आपका ऑप्शन ये भी नहीं सही है। तब इस तरह से यहाँ पर जो है कि कोई इसमें से आपका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना, निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कोई भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, 1 मार्क का प्रश्न है। आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है, रेखाचित्र है। तो इसमें उपन्यास आपका जो है कि ये आपका उत्तर होगा। 10वां है बाणभट्ट आत्मकथा की रचना है। इसमें जयशंकर प्रसाद की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रागे राघव के, धर्मवीर भारती की, किसकी है। तो ये इसमें आपका 1 मार्क का उत्तर है। इसमें 1 मार्क का प्रश्न है। तो इसमें उत्तर आपका जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पर आप क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे और जो है कि इसको भर देंगे। OMR में 1 मार्क का प्रश्न आपका तैयार हो जाता है, उत्तर तैयार होता है। रस कितने अंक के होते हैं, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ABCD आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया, 1 मार्क का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर 4 होता है, इस पर आप 4 पर क्या कर देंगे, ट्रिक कर देंगे। ट्रिक कर देंगे, इसमें OMR में भरना है। अब ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो इस तरह से 4 आपका अलंकार है। ये अलंकार अच्छी तरह से आप ग्रामर में तैयारी कर लीजिएगा। इसमें B रूपक अलंकार है। इस तरह से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर 13 सोरठा के चरण में, पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये 1 मार्क का प्रश्न है। 13 होती है, 12 और 11 16। ABCD में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ABCD में ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पर 11 होती है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 14वां इसमें दिया कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर दय है, नी है, ठीक है, नीर है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 मार्क का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए निर्दय में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, नीर है, क्योंकि उसमें र आ रहा है। ठीक है ना, तो उपसर्ग की भी तैयारी बढ़िया तरह से आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 15 जो है कि नीलगाय में कौन सा समास है, नीलगाय में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन, ये 1 मार्क का प्रश्न है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास है, ये आपका 1 मार्क तैयार हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ पर 16वां खेत का तत्सम रूप है भूमि, जमीन, क्षेत्र, पृथ्वी। इसमें कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो खेत का संबंध किससे होता है आप जानते ही हैं, ये क्षेत्र से होता है। ठीक है ना, ये खेत का। इसलिए आप 17वां पर पहुंचते हैं, कार्य के युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए, या होगा कौन सा होगा। 1 मार्क का प्रश्न है। युष्मा कार्य के युष्मा कर्म और युष्मासु, युष्मत और त्वत, ये कौन सा इसमें ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका जो है कि युष्मत है, ये आपका ऑप्शन का उत्तर है। अब इस तरह से आगे 18वां जो है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाववाच्य में। ठीक है, कर्ता की प्रधानता पहला, B कर्म की प्रधानता, C जो है क्रिया की प्रधानता, D जो है कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें है, तो इसमें दिया है C क्रिया की प्रधानता होती है। इस तरह से आपका ये उत्तर है। ठीक है, 19वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, इसको आइए पढ़ते हैं। इसमें जो है कि 1 मार्क का प्रश्न है। ये 2 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 8 होता है। ABCD में आपको ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर 2 आपका ऑप्शन है। इस पर आप ट्रिक कर देंगे, इसको भर देंगे। 20वां जो है अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, 1 मार्क का प्रश्न है। अपव्यय पद, अव्यय पद और व्यय पद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है कि अव्यय पद जो है कि आपका माना जाता है। इस तरह से 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पे आपका 1 मार्क का उत्तर जो यहाँ पे तैयार हो जाता है। इस प्रकार से जो है कि आपका जो है कि ऑप्शन यहाँ पर जो है कि 20 से 20 मार्क का पूरा टोटल जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कि का उत्तर हमने यहाँ पे करके दिखाया है। आइए आगे जो है कि वर्णनात्मक प्रश्न पे हम चलेंगे।
जो वर्णनात्मक प्रश्न है तो यहाँ पर देखिए ये 50 मार्क का पेपर है। जिस तरह से पहले पेपर में जो है कि पहला पेपर जो वीडियो था, पहले वीडियो में आपने उत्तर ढूंढा, इसी तरह से में भी क्या करना है, गद्यांश के 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। लगभग जो है कि 2-2 मार्क के प्रश्न है और 3 दूनी 6 मार्क का पेपर हो जाएगा। ये 6 मार्क का प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पढ़ना है ध्यान से कुसंग का जोर। तो इसमें जो कि देखिए ऑप्शन देखिए अथवा में दिया है, तो इसमें ख है और क और ख दिया है, क और ख दिया है। तो इसमें क और ख दोनों को जो है कि इसमें सॉल्व किया जाएगा, जो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन प्रश्न केवल करना एक ही का। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष के लिए संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन जो है कि अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी और निरंतर उन्नति और उठाएगी, बाहू के समान, सॉरी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है कि प्रयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। ये गद्यांश का सारांश लिखना है। तो पहला जो कि आइए हम 2 मार्क की तैयारी के लिए चलते हैं, और दूसरा जो है रेखांकित अंश की व्याख्या और सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है यहाँ पर देखिए। क का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है। इससे पर कोई भी जो है कि पेपर का सॉल्यूशन शायद नहीं होगा, लेकिन इसमें लिखेंगे। उस गद्यांश में बताया गया है कि मनुष्य पर संगति का बहुत असर होता है, ठीक है, बहुत असर होता है। अगर वह कुसंग में रहता है तो उसकी बुद्धि और आचरणों का क्षय होता है, ठीक है। यदि वह सुसंगति में रहता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है और वह लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। ये आपका प्रॉपर उत्तर होता है, और उसको प्रॉपर उत्तर पे जो है कि आपको पूरा मार्क मिलता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए प्रश्न जो दिया हुआ है आपका, ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो इसमें रेखांकित दिया, जो कि अंडरलाइन दिया हुआ है, तो उसके अच्छी तरह से आपको व्याख्या करना होगा, और उतना ही वर्डों में आप व्याख्या करें जितने में उसका प्रॉपर उत्तर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने तो शुरुआत में एक बार पढ़ लिया, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के जो उसके बारे में आप लिखेंगे। तो आइए देखते हैं उसका पूरी तरह से यहाँ पर जो है कि उत्तर आपको यहाँ पर बना कर दिया गया है, लिख कर दिया गया। तो मानव जीवन में, यहाँ पर देखिए, मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। और इससे विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक सुदृढ़ बांह अथवा सहारा देती है, जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। इस तरह से आपके प्रॉपर यहाँ पे उत्तर दिए हैं, और ऐसे ही आपको उत्तर देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है? सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है? यहाँ पर उत्तर इसका दिया हुआ है कि मजबूत सहारा, ठीक है ना। सुदृढ़ मतलब मजबूत होता है, ठीक है ना। बाहु मतलब बल, जो मजबूत बल से मतलब जो भी होता है तो उसका मजबूत सहारा होता है। अब अगला जो है कि अथवा जो दिया है, अथवा वाले प्रश्न को जो है कि अथवा वाले प्रश्न का सब उत्तर हम यहाँ पर जो है तैयार करके रखे हुए हैं। तो इसकी तैयारी हम चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ से ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। हाँ, उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण यह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन, ठीक है ना, उसके भीतर वह जिज्ञासा जो है कि वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, ठीक है ना। जिज्ञासा जब जान जाएगा, जिज्ञासा जब जगेगी तो उसको क्या करना है। और शीर्षक के लेखक का नाम यहाँ पर आपको देना है पूरे गद्यांश के। तो आइए इस प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अथवा में जो ऑप्शन है, अथवा वाले ऑप्शन का पहला उत्तर हम यहाँ पर दे रहे हैं कि पाठ का नाम जो है यहाँ से ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, ये आप जानते हैं, पढ़े हैं पुस्तक को। अब दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जिस प्रकार आपने पहले गद्य में किया है, और सेम टू सेम जो है कि इसमें भी आपको उसी तरह जो है कि इसका व्याख्या प्रॉपर कर लेना है। अभाव के कारण ईर्ष्यालु बन गया है, इसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर या जिज्ञासा जाएगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगी, ठीक है। अच्छी तरह से पैसेज को आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और पढ़ने के बाद यहाँ पे उत्तर रेखांकित अंश में बताया गया है। इतना आपको लिखना है कि रेखांकित अंश में बताया गया है, जिससे आपका कुछ एक लाइन तैयार हो जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि ईर्ष्या का कारण क्या है और उसे, ठीक है, क्या है और उसे उस कमी या अभाव की पूर्ति के लिए कोई सकारात्मक और रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जिज्ञासा को उस दिशा में मोड़ लेता है तो वह ईर्ष्या करना कम कर देता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगता है, ठीक है। इस तरह से इसकी तैयारी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और तीसरे प्रश्न में ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। आइए इस प्रश्न को 2 मार्क की तैयारी हम करते हैं, और कैसे करते हैं लिखते हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए उत्तर दिया कि लेखक सलाह देता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को फालतू और बेकार की बातों पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए।
ठीक है। इससे वह अपने मन को अनुशासित कर, ठीक है ना, इससे वह अपने मन को अनुशासित कर सकता है और ईर्ष्या से बच सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है कि आइए देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदमी को, ये तो कंप्लीट हो गया लगभग, इसमें आपका ये कंप्लीट हो गया है। तीसरे का भी प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे दे दिया है। आइए अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब 22वां यहाँ पर दे पद्यांश है, वो तो गद्यांश था, पद्यांश है। पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिए जाएंगे, ये भी लगभग 6 मार्क के होंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है आपके को, यहाँ पर 3 दूनी 6 मार्क का 2 मार्क का प्रश्न है। तो यहाँ पर को में दिया है कि रानी में, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है आपको, क और ख था। तो इसमें दिया है क में कि रानी में जानी अज्ञानी महापवि वाहन हूँ ते कठोर हियो है। ठीक है। राज हूँ काज अकाज जन्यो कहियो त्यो जेहि कान कियो है। ठीक है। इस तरह से आपका 2 लाइन का पद है। ऐसी मनोहर मूरत बिछुड़ी कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिर में सखी रखीबो जोगु इन्हें किमी कई वनवास दियो है। ठीक है ना, कौन वनवास दिया है, बहुत मतलब अच्छा, बहुत सुंदर जो एक पद है। तो इसमें उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। इससे पहले वाले वीडियो में जो आपने देखा उसी प्रकार जो है कि इसमें भी आपको तैयारी करनी है। आइए इसका पद्यांश का हम लिखते हैं। संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पर संदर्भ 22 क का जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड, ये ध्यान रखिएगा, इतनी बातें लिखना है। संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्यांश उनके द्वारा रचना कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, अयोध्या कांड से इसको लिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है संदर्भ लिखना होता है परिपूर्ण बहुत सुंदर शब्दों में, जैसे है कि इसमें शब्दों का जो संकलन किया गया उसी संकलन पे आपको लिखना है। आगे आइए प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी करनी है। ठीक है। 2 मार्क के ये भी प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी कैसे करेंगे आइए लिखना हम सीखें। ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, और पढ़ के जो है कि इसके बारे में आप लिखना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आपको लिखना बताते हैं। यहाँ पर जो है कि प्रस्तुत पद्यांश में ये लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती है, बात करती हैं। मैं जान गई कि रानी कैकेयी महाअज्ञानी है, उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजा जो है कि दशरथ भी अच्छे बुरे विचार नहीं किए। ठीक है। पत्नी के कहने पर उन्होंने क्या किया, इन्हें वनवास दे दिया। ठीक है। इनकी सूरत मन को मोहने वाली है देखकर, हे सखी ये आंखों में बसाने योग्य हैं, फिर किस कारण इन्हें वनवास दे दिया गया। ये बातें वहाँ पर जो है कि जो देखने वाले लोग हैं वो बातें ही कर रहे हैं। इस प्रकार से पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति एक इसके लिए प्रयुक्त है। इसमें कौन सा अलंकार है, इस अलंकार को इसमें देखते हैं। ठीक है ना, अलंकार में सारी चीज़ें आपको दिया हो, तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसको अनुप्रास अलंकार आप जो है कि तैयार अब इसमें कर लेंगे और इस तरह से अलंकार की तैयारी कर लीजिएगा। अथवा वाले प्रश्न को आइए हम देखते हैं इसमें क्या है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता भूतल पानी को। ठीक है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है कि भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है। सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। एकदम जबरदस्त मस्त जो है कि यहाँ पे पोयम है। उपयुक्त पद्यांश में कवि और शीर्षक का नाम आपको लिखना है। 2 मार्क का प्रश्न है। इसके बाद दूसरा और तीसरा भी प्रश्न है, तो उसका उत्तर आप देंगे। यहाँ पे आइए ख का जो है कि ये किसकी रचना है, तो आइए देखते हैं। ये श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है, मतलब हल्दी घाटी शीर्षक से लिया गया है। ठीक है ना। अब दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है कि उसमें दिया था जो अंडरलाइन वाला है ना, यहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हमने तो पढ़ा इसमें, आप एक बार जो है कि इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भूतल पानी को प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को, इस तरह से है। यहाँ पर केवल उतना ही ऑप्शन में है, तो अंडरलाइन में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्धभूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानव अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य धारण कर रहे हो, और अर्थात यह जो युद्ध करते समय राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा है। वह ऐसे पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय देता था। अर्थात हम अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है ना। इस तरह से बड़े जबरदस्त ये पोयम है। आप अब इसका उपयोग पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया, तो इसको सिंपल आप जानते भी हैं। प्रयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। आपकी इस तरह से 2-2 मार्क का तैयारी, 6 मार्क की पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार जो है
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है कि अपने उन कमज़ोर दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास भेजिए जो इनकी तैयारी करके अपने जो है कि अपने आप को जो है कि वो सफल कर पाएँ एग्जाम, आने वाले एग्जाम में। तो इस तरह से आइए अब अगला प्रश्न है 23 जो है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए इसमें अनुवाद करना आपको रहेगा, ये संस्कृत दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हिंदी में इसका अनुवाद देखिए। आइए हम देखते हैं 3, 2, 5 ये लगभग 2 मार्क का प्रश्न है। इस तरह से उत्तर है, अथवा में भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से एक देखिए गद्य भाग रहेगा, एक पद्य भाग रहेगा, ठीक है ना। आप उनका जो है क्या करना रहेगा, इस तरह से उसका व्याख्या करके आपको देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप संदर्भ से डायरेक्ट इसकी व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे हैं संदर्भ के साथ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ये गद्यांश लिखना हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें प्रसंग क्या है, प्रसंग आइए पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि इस संस्कृत गद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता और, ठीक है ना, वाराणसी की प्राचीनता और वर्तमान स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है। ये आपको गद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता और वर्तमान की स्थिति के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी अनुवाद इसका देखते हैं क्या है। तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है और वर्तमान में भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वान द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में भी आज भी प्रयासरत है। वाराणसी में केवल भारतीय नहीं अपितु विदेशों से भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते, पैसा नहीं देते हैं, फीस नहीं देते। यहाँ पर कई विश्वविद्यालय जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जिनमें ये नवीन और, ठीक है ना, ये नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इस तरह हम जो आगे आने वाला जो अथवा वाले प्रश्न थे तो उसका भी जो है कि हम क्या करेंगे, ये आपका व्याख्या पूरी तरह से करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। विश्व से अशिष्टा ईश्वर एकाय एवं यदि भारतीय संस्कृत है मूल, इसमें भी आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, व्याख्या जिस तरह से आपकी है उस तरह संदर्भ सहित प्रसंग के साथ व्याख्या करना है। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति है पाठ से उद्धृत है, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिए संदर्भ इस तरह से आपका है, जिस तरह से लिखा हुआ है इसे आपको लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है क्या करना है आपको, हिंदी में अनुवाद इसका जो करके हम दिखाते हैं। ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है, ठीक है, एक ही और इस प्रकार की भारतीय संस्कृति की जड़ है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर के अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, कौमा कौमा में लिखना है आपको, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि एक परमात्मा के नाम हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सभी मतों के लिए समानता एवं समान ही हमारी संस्कृति का संदेश है, ठीक है। इस तरह से जो कि यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, ये आपका तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है संस्कृत की, और संस्कृत का यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपकी तैयारी हो गई है यहाँ पे। और उसमें से यदि प्रश्न आपको यदि आते हैं तो प्रश्न जैसी तरह से गद्यांश में ढूंढना है उसी तरह इसमें भी जो है कि आप प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो आइए इसमें जो कि 24वां करें कि संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है ना। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर को खो दिया हुआ है, अथवा में ये भी करके दिया है। तो इस तरह से क्या करना है, संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको जिस तरह से पहले किए उसी तरह इसमें भी बताना है आपको। ये 3 + 2 ये 5 मार्क का प्रश्न है। तो इसके भी आइए उत्तर देखते लेते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। तो 24 का संदर्भ जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास के पाठ से उत्तरित है, ठीक है ना। इसमें प्रसंग आपका जो क्या करना है, यहाँ पर प्रसंग दिया है कि प्रस्तुत श्लोक में कमालिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है, ठीक है ना। इस तरह से इसका प्रसंग था। अनुवाद आइए हम इसका करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी अनुवाद सहित आपको जो है कि पूरा इसमें किया गया। कमालिनी में बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ ले गया, ठीक है। इस तरह से इसका जो है कि आपका अनुवाद है इसमें। अब दूसरा जो अथवा वाला ऑप्शन यहाँ पे खो में, तो इसका भी देखिए आइए हम व्याख्या करते हैं। इसका देखते हैं किस तरह से व्याख्या करना है उसका, जिस तरह से पहले हमने किया है। सेकंड का भी उसी तरह से इसका व्याख्या है। तो इसकी भी तैयारी जो कि आप संदर्भ प्रसंग के साथ जो है कि आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के हिंदी के संस्कृत खंड के छांदोग्य उपनिषद खष्टो अध्याय, ठीक है ना, पाठ के अंतर्गत अरुणी श्वेत केतु संवाद से उद्धृत है, ठीक है ना, उद्धृत है। इसमें प्रसंग क्या है, इस श्लोक में अरुणी अपने पुत्र, ठीक है, श्वेत केतु को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। अब यहाँ पर अनुवाद इसका देख लें।
अनुवाद किस प्रकार है, करें कि आरुणी, यहाँ पर अनुवाद दिया है कि आरुणी का पुत्र जो है श्वेत केतु था, ठीक है ना, श्वेत केतु था। उसे एक बार पिता ने कहा, हे श्वेत केतु तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु के समान न लगता हो, ठीक है ना। इस तरह से उनको बोलते हैं। जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझता है, लेकिन ब्राह्मणोचित, ठीक है ना, करेंगे ब्राह्मण अपने ब्राह्मण समझता है, तो लेकिन ब्राह्मणोचित आचरण न करता हो, उसे गुरुकुल जाना आवश्यक है, उसे गुरुकुल वास का आवश्यक प्रतीत होता है, ठीक है ना, गुरुकुल वास आवश्यक प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये आपका लगभग पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए अपने पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के आधार पर दिए गए प्रश्न में किसी एक प्रश्न का आपको क्या करना है, इसमें किसी प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये आपका देखिए जिला वाइज ये होता है, आप ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन का, ये एक से लगभग 3 मार्क का होता है, एक प्रश्न जो है कि इसमें 3 मार्क का होता है। तो ये आप जिला वाइज जो है किसमें दिया हुआ ऑप्शन है, जिला वाइज जो आपको है, जिस जिले में अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है किसमें ये चलता है, खंड काव्य चलता है, तो उसको उसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको अपने जिले के ऊपर जो है कि खंड काव्य जो बना हुआ है, तो उसको आपको तैयारी करिएगा। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य है, फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के तरह ये है ख ज्योति जवाहर है, यहाँ पर फिर मेवाड़ मुकुट है, ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ है। और घ याग्र पूजा खांड कव्य की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखी है। फिर इस तरह से ऑप्शन च का है मातृभूमि के लिए, ख का है कर्ण खांड काव्य, फिर इसके बाद कर्म वीर भारत खांड काव्य, यहाँ पर तुमुल जो है खांड काव्य, इस तरह से आपका है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने जिले के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, क्योंकि इसका जो है कि समय ज़्यादा वीडियो में हो जाता है और आप पूरा देख नहीं पाते हैं, इसलिए 26वां प्रश्न देखते हैं लेकिन पूरा आप देखिएगा। लेखक में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसके प्रमुख रचना का उल्लेख का आपको करना है। यहाँ पर 3 लेखक हैं, यहाँ पर सब, और 3 यहाँ पर लेखक है, तो यहाँ पर जो है आपका 3 रचना इनके बारे में रचनाओं को लिखना है। जयप्रकाश भारती हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ पे उनके जीवनी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जीवन परिचय देखते हैं हम, ये जयप्रकाश भारती जी का ख जीवन परिचय। श्री जयप्रकाश भारती का जन्म जो है मेरठ नगर मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित परिवार में 2 जनवरी सन 1936 के ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री रघुनाथ सहाय मेरठ के प्रसिद्ध, ठीक है ना, प्रसिद्ध वकील, पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी व्यक्ति थे, वकील नाम था, ठीक है ना। ये सॉरी यहाँ थोड़ी गलत हो गया, यहाँ पर कवि थे थोड़ा। ये इन्हें मेरठ में अध्ययन कर BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की है और छात्र जीवन में उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में समाज सेवा की। मेरठ में साक्षरता प्रसार के लिए इन्होंने कई वर्षों तक प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का निःशुल्क संचालन कर उल्लेखनीय कार्य किए थे, ठीक है, मतलब रात्रि के समय जो है। अब यहाँ पर भारती जी के अनेक मौलिक और लगभग सुसंपादित जो है पुस्तकें हैं। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं अग्रलिखित है, ठीक है ना, अग्रलिखित है, हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, ये दोनों पुस्तकें यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत है। विज्ञान की विभूतियाँ जो है कि देश हमारा, चलो चाँद के पार चलें, ये जो है कि आपका रचनाएं हैं, इसके बारे में आपने देखा है। अब इस तरह से इसी प्रकार जो है कि पद्मलाल का जो है कि दूसरा जो है कि ऑप्शन में आपका जो है देखिए इस तरह से क्या कर रहे हैं हम, किसी एक के बारे में इसको उसमें वर्णन करना है। 3 दिया हुआ है, तो आप जो है कि इसी तरह से आप तैयारी कर लीजिएगा। पूरे का इसमें वर्णन नहीं किया गया क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, तो आप इस तरह से पूरी तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं, तो ये सूरदास हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, तो इस तरह से अलग अलग जो है कि उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ जीवन परिचय हम तीसरे का ख का करेंगे, ठीक है ना। आप जिसको जो अच्छा रहेगा तैयारी करें। प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है सन 1889 में के मध्य जो है प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक गांव में बाबई में हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी आजीविका अध्यापन से प्रारंभ की है, तत्पश्चात संपादन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। प्रभाव पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उनके संपर्क में आ गए। चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी जी की देश सेवा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, देश सेवा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा उस उपनाम से अजोपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी। यहाँ पर लिखो, अब गलत हो थोड़ा सा लिखी होगा। 1921 से लेकर 1922 में असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कारावास गए, ठीक है ना। सन 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप पत्र का संपादन कार्य संभाला और साहित्य की महान, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सेवा के लिए
सागर वीवी ने उन्हें मानव डी लीट की उपाधि प्रदान कर दी, ठीक है ना। डी लीट की महान उपाधि इनको मिला तथा भारत सरकार के पद्म भूषण से अलंकृत भी किए गए। 30 जनवरी सन 1968 को उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब ये मर गए। आइए, रचना इनका थी चतुर्वेदी के मुख्यतः सफल कवि थे। उन्होंने किरीटिनी और तरुण तरांगणी, युगचरण, समर्पण, माता, वेणुलो, गुंजे धारा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, ठीक है ना। इस तरह से रचनाओं को भी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। इसमें जो है कि 3 लोगों का दिया हुआ, तो इसमें एक जन का बताया जा रहा है, एक लोगों का, कि आप और अन्य लोगों की तैयारी भी कर सकते हैं इसमें। यदि एक का पूछ रहा है तो एक का बताएंगे। अब पाठ्यपुस्तक में से जो करें कंठस्थ जो ऐसी श्लोक लिखना है जो आपके पाठ्यपुस्तक में न आया हो, याद रखिए 2 मार्क का है। तो यहाँ पर देखिए आपको दे दिया जाएगा कि बंधन मरण वाप जो वाप पराजय, ठीक है ना। अभद्र समूह वीर वीर भावो ही वीरता, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है कि तैयार कम से कम 4 से 5 श्लोक जो है कि आप तैयार रखिएगा। हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं 2 मिल जाता है तो फिर नहीं लिख पाएंगे, लिख भी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है ये, तो याद रखिए कि आपके पुस्तकों से तैयारी करनी पड़ेगी। आप इसके उत्तरों को आप लिख सकते हैं। आइए, इसके उत्तरों को कुछ बताया जा सकता है, लेकिन आपको तैयारी करके जाना है, ठीक है ना। तैयारी करेंगे तो आप उसके उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर सर्वे यात्रा है वाचालत नागरिक दृष्टवा हसन। तीसरा है कृपा निद्रा नीच अस्ति असत दुखम अनुभवती, ठीक है ना। इस तरह से आपको उत्तर इसमें 2 प्रश्नों का देना, 2 प्रश्नों का, 3 का देना, 3 प्रश्नों का। इसमें निबंध एक विषय पर लिखना है आपको। तो आइए देखते हैं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छता भारत अभियान, छात्र और अनुशासन। इस तरह से आपको दिया हुआ, तो किसी एक पर जो है कि आपको यहाँ पर लिख के बताया जाएगा, और लगभग तैयारियाँ आप जो है कि निबंध का पूरी तरह से कर सकते हैं, और तैयारी करके आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अब स्वच्छ भारत अभियान पर आपको लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान पर भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करता है, संकेतन बिंदु कुछ होता है, ये ध्यान रखिएगा। पहले शुरुआत में लिखने से पहले प्रस्तावना, स्वच्छता अभियान का उद्देश्य लिखेंगे, स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र क्या होता है, स्वच्छता अभियान से लाभ क्या होता है, उपसंहार क्या होता है। इस तरह से आपका सारे इसमें जो है कि ऑप्शन है, पॉइंट है, उस पॉइंटों पर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना रहेगा, और लगभग थोड़ा थोड़ा करते करते आपका एक पैसेज बहुत बड़ा तैयार हो जाता है। तो आइए प्रस्तावना हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की दृष्टि में, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की दृष्टि में भारत में स्वच्छता की कमी है। अनेक क्षेत्रों में गंदगी का फैलाव दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी क्लीन इंडिया का सपना देखते थे कि स्वच्छ भारत रहे हमारा। उन्हीं सपनों को संदेश के रूप में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया, ठीक है। इस अभियान से स्वच्छता एवं स्वच्छ के प्रति जागरूकता लाने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को गंदगी से मुक्त कराने का संदेश दिया गया है। दूसरा इसमें दिया स्वच्छता अभियान का उद्देश्य क्या होता है, तो आइए उसको पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि हमारे देश में शहरों के आसपास की कच्ची बस्तियों में, ठीक है ना, आप आसपास की कच्ची बस्तियों में, गाँवों एवं ढाड़ियों में शौचालय, ठीक है ना, मतलब रास्तों में शौचालय नहीं है, ठीक है ना, और विद्यालय में भी पेयजल और शौचालय की कमी है। इसे खुले में शौच करने से गंदगी बढ़ती है तथा पेयजल के साथ ही वातावरण भी दूषित होता है। गंदगी के कारण स्वास्थ्य खराब रहता है और अनेक बीमारियों पर नागरिकों को खर्च कर ज़्यादा करना पड़ता है। वर्तमान में देश 11.25 करोड़ शौचालय की जरूरत है। अतः स्वच्छ भारत अभियान का पहला उद्देश्य शौचालय का निर्माण करना तथा पेयजल की व्यवस्था करना है। ये आपका जो है कि स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक क्षेत्र। आप आइए देखते हैं क्या है ये। तो केंद्र सरकार ने इस स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्थिति से जोड़ा है, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंदगी के कारण, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को बीमारियों पर सालाना 12-13 हज़ार रुपये का बोझ पड़ता है। यदि स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां नहीं होगी और गरीब लोगों का अनावश्यक बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। इस दृष्टि से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए पंचायत स्तर के अनुदान देना प्रारंभ किया है। खुले में कूड़ा कचरा डालने पर, पॉलीथीन कैरी बैग पर रोक लगाना, मल जल की निकासी करने, स्वच्छ जल पेयजल की व्यवस्था करने के लिए विद्यालयों में शौचालय बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही गंगा यमुना नदियों की स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए स्वच्छता अभियान से लाभ क्या है, ये इसको पढ़ते हैं हम। इस अभियान से सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहेगा। लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, दवाइयों पर अपव्यय नहीं करना पड़ेगा। सारा भारत स्वच्छ बन जाएगा तो देश में भारत की स्वच्छ छवि उभरेगी और प्रदूषण का एक स्तर एकदम घट जाएगा, ठीक है ना। देशों में स्वच्छ छवि उभरेगी और प्रदूषण का स्तर एकदम घट जाएगा और जल मल के उचित निस्तारण से, ठीक है ना, गंदगी के उस निस्तारण से पेयजल भी शुद्ध बना रहेगा। साथ ही कृषि उपजों में स्वच्छता बनी रहेगी।
आइए इसका उपसंहार हम देखते हैं। तो कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान सभी प्रारंभिक चरणों में है, ठीक है ना। इसे गांधी जी 150वीं जयंती तक चलाकर देश को स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना है। सरकार इस अभियान में जनता का सक्रिय सहयोग और नितांत अपेक्षा और प्रतिबद्धता रहेगी तो सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। अब इस तरह से देखिए आपका जो है कि आप यहाँ पर निबंध जो है कि किसी भी पॉइंट पे आप अच्छी तरह से आसानी से इसी तरह लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि अपने जन्मदिन पर जो है क्या करना है। यहाँ पर पत्र लिखना है, अपने जन्मदिन पर मित्र को पत्र भेजना है। उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए, ठीक है ना। वो उपहार देता है तो उसके लिए धन्यवाद पत्र, या तो अथवा यहाँ पर देखिए ये 4 मार्क का है। राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों पर देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र पर दोनों का जो है या तो पत्र लिख के भेज सकते हैं, या तो यहाँ पर पत्र 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर उपहार के लिए अपने मित्रों को धन्यवाद दे सकते हैं, अथवा यहाँ पर राज्य परिवहन निगम को आपको जो कंप्लेंट देना है, शिकायत देना, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, शहीद नगर, जैसे यहाँ पर जो भी है आपका डेट जो भी रहेगा, दिनांक, प्रिय सखी जो भी है, सप्रेम नमस्कार, ये चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तुम मेरे जन्मदिवस पर नहीं आ सकी, ठीक है, आ सका, लेकिन मेरा पसंदीदा उपहार भेजना नहीं भूली। कल मेरे नाम से एक पार्सल आया था और जब मैंने उसे खोलकर देखा तो कहानियों की एक किताब थी, ठीक है, कहानियों की किताब थी। इस तरह से ज्ञानवर्धक और अत्यंत रुचिकर उपसंहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने झट से उसकी सारी, ठीक है ना, सारी कहानियाँ पढ़ डाली और अपने माता पिता और भाई बहनों को भी पढ़ाया। सबने तुम्हें इस उपहार के लिए धन्यवाद दिए कहा है। उपहार को सबने बहुत उपयोगी बताया है। बहुत बहुत आपका आभार मित्र। निमंत्रण के बाद भी तुम मेरे जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सकी, ठीक है ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब तुमने स्वास्थ्य का हवाला दिया तो मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई। इस तरह से दोस्ती के नाते मेरे लिए सर्वप्रथम तुम्हारा स्वास्थ्य और बाद में कुछ और, लेकिन अस्वस्थ रहकर भी तुमने मेरे लिए उपहार खरीदा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि तुम शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करो और जिसमें आगामी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर सकूं। अगर अवसर मिला तो तुमसे मिलने आऊँगी। अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहना और छोटे भाई बहनों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारी अब सहेली का अपना नाम या तो अपने दोस्त का नाम जो भी रहेगा आप यहाँ पे आरुषि या तो जो भी ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा जो है कि यहाँ पर पत्र जो है कि आप लिख सकते हैं। इस तरह से पूरी तैयारी लगभग जो है कि आपका इसमें पूर्ण हो चुका है। और इस तरह से आप शिकायत पत्र भी लिख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें। जय हिंद, जय भारत। फिर आपको मिलते हैं दूसरे प्रश्न पत्र में।